हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 122 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं आंतरिक सुरक्षा से वामपंथी उग्रवाद। दोस्तों, यह चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में देश वामपंथी उग्रवाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE से जुड़ी हिंसा के मामलों में 76% की गिरावट देखने को मिली है। तो यह चर्चा में बना हुआ है, आखिर इसमें क्या वजह रहा जो वामपंथी उग्रवाद है, ठीक है, उसमें गिरावट आई है। तो इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, LWE हिंसा में गिरावट के कारण क्या है, उसके बाद देखते हैं कि जो गिरावट के कारण जो विभिन्न कारण हैं, जैसे कि त्रिस्तरीय रणनीति, सुरक्षा कैंप, हवाई सहायता। उसके बाद देखते हैं कि वित्तीय स्रोतों पर कार्रवाई, सड़क एवं अवसंरचना, संचार नेटवर्क, शिक्षा, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस, कौशल विकास, वामपंथी अतिवाद के विस्तार का कारण, आदिवासी समुदाय के हितों की अनदेखी, ठीक है। तो ये सब कारण जो है, दुष्प्रचार, ये सब कारणों से क्या हुआ है कि LW हिंसा में, ठीक है, LWE की हिंसा में गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद है कि नक्सलियों से निपटने में असफलता का क्या कारण है और LWE से निपटने हेतु की सरकार की पहल क्या क्या है, ठीक है। तो इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, तो इस टॉपिक को अच्छा तरीके से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो कहता है कि हाल के वर्षों में देश में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा के मामलों में गिरावट देखने को मिली है, हालांकि अभी भी देश के कई हिस्से इससे प्रभावित है। वामपंथी उग्रवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु भारत सरकार के दृष्टिकोण के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं कि प्रमुख बिंदु इसमें क्या है। तो वर्ष 2022 में 4 दशकों में पहली बार LWE से जुड़ी हिंसा में नागरिकों व सुरक्षा बलों की मृत्यु का आंकड़ा 100 से कम था, ठीक है। LWE की घटनाओं में मारे गए नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की संख्या वर्ष 2010 में 1005 की तुलना में घटकर वर्ष 2022 में 98 हो गई। साथ ही इसी अवधि के दौरान LWE से प्रभावित जिलों की संख्या 90 से गिरकर 45 हो गई, और जो LW से जो प्रभावित जिले थे भारत में लगभग 90 था, जो अब घटकर 45 हो गया है। और LWE, ठीक है, जो देश में वामपंथी उग्रवाद है, उससे जो क्या होती थी कि लोगों, मतलब आम नागरिक जो था और सुरक्षा कर्मी था, उस जो प्रभावित होते थे, यानी उसे क्या हत्या कर दिया जाते थे, वह 2010 में अप्रोक्स कितना था, 1005, जो अभी जो 2022 में है वह घटकर 98 हो गई है, ठीक है। तो LW हिंसा में गिरावट के क्या कारण है, इसको देखते हैं। तो वामपंथी हिंसा के मामलों में गिरावट के लिए केंद्र सरकार को त्रिस्तरीय रणनीति की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह त्रिस्तरीय रणनीति क्या है? तो पहला है कि चरमपंथी हिंसा से जुड़े लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, दूसरा है कि प्रभावित राज्यों के साथ बेहतर समन्वय, और तीसरा है जन भागीदारी के माध्यम से विकास। दोस्तों, तो ये जो 3 त्रिस्तरीय रणनीति है जो सरकार के द्वारा चलाई गई है, जिसके वजह से क्या है कि LWE जो है, यानी वामपंथी जो उग्रवाद के हिंसा है, उसमें गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद है कि सुरक्षा कैंप, ठीक है। तो वर्ष 2019 के बाद से सशस्त्र बलों ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा निर्वात को भरने के लिए 175 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं। अगला है कि हवाई सहायता। तो पिछले 1 वर्ष में वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों में सहायता के लिए नए पायलटों और इंजीनियरों को शामिल करके सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वायु शाखा को मजबूत किया गया है। तो मजबूत, ये सब हवाई सहायता, सुरक्षा कैंप, इन सब से क्या होता है कि जो
क्या है कि जो वामपंथी है, ठीक है, जो हिंसा करते हैं, उनसे एक बेहतर मजबूती हमारे सुरक्षा कर्मियों को मिलता है, जिससे क्या है उससे पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि वित्तीय स्रोतों पर कार्रवाई। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित संगठनों को मिलने वाली फंडिंग को रोकने के लिए लक्षित कार्रवाई की शुरुआत की गई है। और क्या है कि जो कोई भी आदमी जो हिंसा करता है, ठीक है, तो हिंसा करने के लिए उसे, जैसे कि उसके पास हथियार चाहिए, उसके पास जो भी बम चाहिए, चाहे किसी तरह के हथियार चाहिए हिंसा करने के लिए, तो उसके पास कहाँ से आएगा, ठीक है। न वो काम करता है, न किसी तरह का जॉब करता है, न उसे उसके घर वाले भी निकाल दिए रहते हैं, तो आखिर उसका फंडिंग कहाँ से होता है। तो जो फंडिंग कहीं से आता है, ठीक है, उन फंडिंगों को क्या किया है कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब उनको हथियार नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वह हिंसा में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। उसके बाद देखते हैं कि सड़क एवं अवसंरचना विकास। तो प्रभावित क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के अलावा कई विशेष योजनाएं लागू की जा रही है, जिसमें क्या है कि इसके तहत सड़क संपर्क में सुधार के लिए 17,462 किलोमीटर सड़क का निर्माण स्वीकृत किया गया है, जिसमें से लगभग 11,811 किलोमीटर पर काम पूरा हो चुका है। उसके बाद कह रहा है कि संचार नेटवर्क। तो इससे किस प्रकार से वामपंथियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए पिछले 8 वर्षों के दौरान पहले चरण में 2,343 मोबाइल टावर लगाए गए और उन्हें 4G में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा दूसरे चरण में 2,542 नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। उसके बाद है कि शिक्षा, ठीक है। तो वर्ष 2019 से पहले 21 वर्षों में LWE से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 142 एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय स्वीकृत किए गए थे, जबकि पिछले 3 वर्षों में ही ऐसे और 103 विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। अब तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 90 जिलों में 245 एकलव्य विद्यालय स्वीकृत किए गए थे और वर्तमान में इनमें से 121 सक्रिय हैं। तो दोस्तों क्या है कि उनमें जो शिक्षा के लिए जो आवासीय मॉडल, ठीक है, एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय की स्थापना किया गया। तो कहता है ना कि हर चीज का जो सोल्यूशन होता है वह शिक्षा होता है, ठीक है। तो जब उन क्षेत्रों में जो हिंसा, वामपंथी जो हिंसा फैलाते थे, उसमें क्या है कि शिक्षा का प्रसार किया, जिसकी वजह से उस शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छे सोच विचार वाले आदमी बनने लगे, जिसकी वजह से जो गलत काम था, गलत काम से वह दूर होने लगा, जिसकी वजह से यह हिंसा कम होने लगी। उसके बाद अगला है क्या है कि बैंक एवं पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा LWE से प्रभावित जिलों में 4,903 डाकघरों के अलावा 1,258 बैंक शाखाएं और 1,348 ATM खोले गए। उसके बाद है, देखो, एक होता है क्या है कि अगर आप जैसे कि डाकू है ना, चंबल है ना, जैसे छत्तीसगढ़ जो नक्सलियों से प्रभावित क्षेत्र है, तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको ना एक आम लोगों के संचालन से जोड़ देना चाहिए, ताकि आम लोगों की जिंदगी को देखे वह किस तरह से जिंदगी जीते हैं, ठीक है। उन्होंने वो प्रताड़ित होता है, मानी जो हिंसा फैलाते हैं वो प्रताड़ित, किसी न किसी तरह से वो प्रताड़ित होते हैं, तो वो अपना बदला लेने के लिए और एक दूसरे के जो जुड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो प्रताड़ित होते हैं, वो एक दूसरे के देख करके वो हिंसा फैलाते हैं। तो अगर उसको हम आम लोगों से जोड़ देंगे तो क्या होगा कि आम लोगों में रह करके अच्छी सोच विचार आएगा, है ना। इसीलिए क्या है कि जो शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए, ठीक है, सड़क अवसंरचना का विकास किया गया, वित्तीय स्रोतों पर कार्रवाई की गई, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस खोले गए, जिससे क्या है कि लोगों का वहां जमावड़ा होते गया, जिससे लोग आपस में घुलते मिलते गए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कौशल विकास। तो कौशल विकास के लिए सरकार जो कई तरह की योजनाएं लाई हैं, जिसमें क्या है कि सरकार द्वारा कौशल विकास योजना का दायरा 34 से बढ़ाकर 47 जिलों तक कर दिया गया है। इसके तहत 47 ITI और 67 कौशल विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 43 ITI और 38 कौशल विकास केंद्र कार्यरत है, ठीक है। तो वहां स्किल डेवलप भी किए जा रहे हैं, जिससे उसे जॉब के लिए क्या है कि शहरों की तरफ निकलना पड़ेगा, जिससे वो जो क्षेत्र जो ग्रसित था वामपंथियों से, ठीक है, वो अब
धीरे धीरे कमता जा रहा है। उसके बाद है कि वामपंथी अतिवाद के विस्तार का कारण क्या है। तो ये वामपंथी आखिर इसका अतिवाद जो है, ठीक है, इसका जो आतंक का फैलाव है, आखिर यह क्या कारण है इसके पीछे। तो देखते हैं कि आमतौर पर वामपंथी अतिवाद की समस्या को कानून व्यवस्था की विफलता से जोड़कर देखा जाता है। कह रहा है कि मतलब कहे ना कि वो जो अगर कोई तरह की गलत कदम उठाता है, ठीक है, तो क्यों उठाता है, उसके पीछे क्या कारण है, तो किसी ना किसी तरह से वो प्रताड़ित होता है हमारे समाज के द्वारा, हमारे कानून के द्वारा, ठीक है। तो इसी वजह से वह गलत कदम उठाते हैं और हिंसा करते रहते हैं, हिंसा के राह पे चलता है। तो कह रहा है कि वामपंथी अतिवाद के विस्तार का कारण क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कानून व्यवस्था, ठीक है, कानून व्यवस्था की विफलता है को जोड़कर देखा जाता है, परंतु इसके लिए विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता के साथ कई अन्य कारक भी उत्तरदायी रहे हैं, ठीक है। तो आदिवासी समुदाय के हितों की अनदेखी है, ठीक है। तो क्या है कि आदिवासी समाज, जैसे हम लोग जैसे भारत में देखते हैं, ठीक है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो डेवलप है उस डेवलप को करते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ उनकी क्या स्थिति है, वहाँ पे देश के लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, हमारे सरकार को ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन क्या है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो उन सब क्षेत्रों में जैसे जो अगर गरीबी से प्रभावित देश है जैसे छत्तीसगढ़, वहाँ सरकार की ज़्यादा रुझान नहीं जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं वो प्रताड़ित हो जाते हैं और वो गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, हमारी सरकार है, ठीक है, उनके उन सब क्षेत्रों में जाकर के उनसे वार्तालाप करें और उनकी परेशानियों को सुने, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भारत में नक्सल प्रभावित अधिकांश क्षेत्र आधुनिक विकास की पहुंच से वंचित है रहे, ठीक है, क्योंकि वहां आधुनिक विकास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उन सब क्षेत्रों से वंचित रहने की वजह से ये सब कदम उठाए जा रहे हैं वहां के लोग। साथ ही कई बार सरकार की नीतियों में दूरदर्शिता का अभाव इन समुदायों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जो इनमें सरकार के प्रति असंतोष को बढ़ाता है। अगला है कि उदाहरण के लिए भूमि सुधार से जुड़े कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शिथिलता ने एक बड़ी आबादी की भूमिहीन श्रमिक बनने पर विवश किया। वहीं वन संरक्षण से कानूनों को लागू करने के दौरान को सीमित कर दिया, जबकि वन एवं वन उत्पाद आदिवासी समुदायों के लोगों की आजीविका के साथ साथ उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला की कारखानों, ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना और खनन आदि के दौरान स्थानीय लोगों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान न दिए जाने को देश के कई हिस्सों जैसे जनजातीय आबादी के विस्थापन के साथ इन क्षेत्रों में नक्सलवाद, ठीक है, के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं कि दुष्प्रचार, ठीक है। तो नक्सल समूह मूलभूत सुविधाओं के अभाव और सरकार के प्रति असंतोष रखने वाले लोगों को धन, अनाज या अन्य सुविधाओं उपलब्ध कराकर अथवा दुष्प्रचारों के माध्यम से अपने साथ जोड़ने सफल रहते हैं, ठीक है। तो ये सब कारण क्या है कि मतलब जो वामपंथी अतिवाद है उसका ये था क्या, विस्तार का कारण था, ठीक है। तो उसके दूर करने के लिए भी हम लोगों ने यह देख चुके हैं, ठीक है, कि इसमें गिरावट के क्या कारण आ गया। उसके बाद कह रहा है कि नक्सलियों से निपटने में असफलता का कारण क्या है। जो हमारे सरकार है, ठीक है, वो अभी तक पूर्णतः 100% सफल क्यों नहीं हो पाए हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो नक्सली समस्या से निपटने के लिए सरकारों में रणनीतिक अस्पष्टता का अभाव देखा गया है। जैसे क्या इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाए या सुरक्षा से संबंधित अथवा इन समूहों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की जाए या वार्ता का रास्ता अपनाया जाए। तो ये सब सरकारों में जो अस्पष्टता है, ठीक है, रणनीतिक अस्पष्टता, वो अभी तक नहीं, मतलब ये सब अभाव देखने को मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से उन लोगों से अच्छे तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं। उसके बाद अगला है कि इसके अतिरिक्त केंद्र व राज्य सरकारों के साथ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी तथा आधुनिक हथियारों एवं मजबूत आसूचना तंत्र का अभाव भी एक बड़ी समस्या रही है। उसके बाद है कि LWE से निपटने हेतु की सरकार की पहल, ठीक है। तो सरकार ने कौन कौन से पहल किए हैं LWE से निपटने के लिए। तो LWE से प्रभावी रूप से निपटने के लिए वर्ष 2006 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभाव, ठीक है, की स्थापना की गई थी। उसके बाद ग्रे हाउंड व अन्य विशिष्ट बल क्या है। तो ग्रे हाउंड फोर्स की स्थापना वर्ष 1989 में आंध्र प्रदेश में एक विशिष्ट नक्सल विरोधी बल के रूप में की गई थी। ग्रैंड हाउंड यानी ग्रे हाउंड
की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिला रिजर्व गार्ड की स्थापना की गई। उसके बाद है कि सुरक्षा संबंधी व्यय, तो SRE योजना सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण, मारे गए नागरिकों या सुरक्षा बलों के परिवारों को आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सहायता हेतु, ठीक है। उसके बाद है कि साथ ही सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फोर्टिफाइड पुलिस थानों के निर्माण, LWE मोबाइल टावर परियोजनाओं और आकांक्षी जिला कार्यक्रम आदि की शुरुआत की गई है। उसके बाद है कि इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन प्रहार व समाधान पहल के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लक्षित कार्यवाही की गई है। यहाँ समाधान का अर्थ है, यानी जो समाधान लेके आया गया है, यानी सरकार ने, तो समाधान का अर्थ क्या है कि ए से स्मार्ट लीडरशिप, ठीक है, कुशल नेतृत्व, ए से है एग्रेसिव स्ट्रेटजी यानी आक्रामक रणनीति, एम से है मोटिवेशनल एंड ट्रेनिंग जिसमें क्या है प्रोत्साहन और प्रशिक्षण। उसके बाद है कि ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस यानी कार्रवाई योग्य सूचना। उसके बाद डी के लिए क्या है डैशबोर्ड आधारित जो मुख्य प्रदर्शक संकेत है KPI और मुख्य परिणाम क्षेत्र जो KRI है, ये सब सरकार के द्वारा लाई गई है। उसके बाद है कि H हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी है जो प्रौद्योगिकी का प्रभावी प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद है कि ए से जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्य योजना है, और एन है वित्तीय पहुंच को रोकना जो नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग है, ठीक है। तो यानी वित्तीय जो उसके पास हो रहा था जो नक्सली है, ठीक है, उसके द्वारा किसी तरह के जो फंडिंग आ रहे थे, वित्तीय जो स्रोत आ रहे थे, उसको वह सरकार के द्वारा उसे बंद कर दिया गया है, उसमें ये प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसकी वजह से उसे फंडिंग नहीं हो पाता है, इसकी वजह से, ठीक है। तो नक्सलियों में गिरावट के लिए जो कारण है, ये कारण आया है जिसकी वजह से सरकार की जो ये पहल आई है उस पहल को बहुत बहुत यानी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और जो नक्सली है, ठीक है, नक्सली को आपसी समाज से जोड़ने की आवश्यकता है जिससे हमारे समाज में वो जुड़े और हमारे समाज के तौर तरीकों को सीख करके वो अपनी जो हिंसात्मक जो तौर तरीके से जिंदगी जीते हैं उनसे वह छुटकारा पाए और एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।